हाय गाइज, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइज, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोरोना महामारी के चलते क्लास 10th और 12th के छात्रों का पढ़ाई अच्छा से नहीं हो पाया है, लेकिन परीक्षा ली जा रही है। इस कारण से सरकार ने बिहार बोर्ड के सभी छात्रों के लिए इंटरनेट पर मॉडल पेपर जारी किया है। यदि कोई छात्र इस मॉडल पेपर को अच्छा से पढ़ जाता है, याद कर जाता है, तो परीक्षा में फेल नहीं करेगा, अच्छा अंक लाएगा। तो आज मैं आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स के मॉडल पेपर के, जो कि इंटरनेट पर डाला गया है, उसके सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को इस वीडियो में मैं बताऊंगा। इस वर्ष आपसे 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे और आपको उन 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में से सिर्फ 50 प्रश्नों का जवाब सही देना है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते, देख लेते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर। यह नेट पर जारी किया गया क्वेश्चन से, आप इसको ध्यान से देखें और लिख लें। तो देखिए, सेक्शन अ में जो अ है, इसमें ही पूछा जाएगा आपसे 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें से आपको 50 का जवाब देना होगा। सेक्शन ए है, ठीक है। ध्यान से आप इसको देखें। सबसे पहला प्रश्न है 92/115 का सरल रूप क्या होगा। तो आप इसे क्या करेंगे, हल कर लेंगे और तब बनाएंगे। 92/115, तो देखिए 23 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 92 आएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 23 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 115 आएगा, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 4/5, तो इसका सरलतम रूप हो जाएगा 4/5। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखते जाइए और बनाते जाइए। दूसरा क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितने परिमेय संख्या हो सकती है। तो याद है, ऐसे प्रश्नों का आंसर अधिकतर अनंत ही होता है, लेकिन आप याद कर जाएं कि दो परिमेय संख्या के बीच भी अनंत अपरिमेय संख्या होगा, या दो अपरिमेय संख्या कहता है और उसके बीच संख्या पूछता है, तभी क्या होगा, अनंत ही होगा। यानी दो परिमेय के बीच भी अनंत परिमेय होता है और दो अपरिमेय के बीच भी अनंत अपरिमेय संख्या होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो आप क्या करेंगे, हम देखिएगा जो भी परिमेय संख्या होता है वो p/q के रूप में होता है। तो जिसका हर, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर, जिसके हर के गुणनखंड में सिर्फ 2 और 5 होता है, ठीक है, सिर्फ 2 और 5 होता है, उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। तो आप सभी को हल करके देखिएगा। जैसे मैं एक हल करके बताता हूँ, जैसे 15/1600 को हल कीजिएगा तो 3 × 15 कट जाएगा, 320 × 1600, तो 3/320 आएगा। अगर 320 का मैं फैक्टर करता हूँ तो केवल हर का फैक्टर करना है आपको, ठीक है। तो 320 के फैक्टर में आएगा 6 गो 2 आएगा और 1 गो 5 आएगा। तो देखिए केवल 2 और 5 आ रहा है, कोई दूसरा संख्या नहीं आ रहा है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। यानी केवल हर का फैक्टर कीजिएगा। अगर 2 और 5 केवल आ रहा है, चाहे जितना 2 आ जाए, चाहे जितना 5 आ जाए, 2 और 5 ही होना चाहिए, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। और 2 और 5 के सिवाय कोई दूसरा संख्या आ जाए तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुपद dy² जो by+a के शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल होता है अल्फा गुना बीटा इक्वल टू क्या होता है, c/a। तो यहाँ देख लीजिए c का मान क्या दिया है, a दिया है, तो a/a का मान क्या दिया है, d दिया है, तो a/d आंसर हो जाएगा, a/d। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, √18 का परिमीकरण गुणांक क्या है। तो आप क्या करेंगे, √18 का वर्गमूल पहले निकाल लीजिए, तो 3 क्या आएगा, 2। और परिमीकरण गुणांक का मतलब हुआ कि इसमें किस संख्या से गुना या भाग किया जाए ताकि रूट वाला पद हट जाए। तो यदि हम इसमें √2 से भाग दे दें तो √2 से रूट कट जाएगा, या √2 से गुना भी कर देंगे तो √2 में √2 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी रूट हटा देना है, रूट हटा देना है, चाहे आप गुना कीजिए या भाग कीजिए। तो √2 होगा इसका परिमीकरण गुणांक। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। अगला, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो आपको पता होगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 होता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, ठीक है।
अगला, यदि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए और बी धनात्मक पूर्णांक हो तो आपको पता है कि ये क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम है, यूक्लिड का एल्गोरिदम है। तो इस एल्गोरिदम में क्या होता है, ए बराबर जो बी क्यू प्लस आर दिया गया है, ठीक है, इसमें होता है भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष होता है, ठीक है, जिसमें शेष का जो मान होता है भाजक, ठीक है, भाजक से हमेशा कम होता है, यानी आर इज ऑलवेज लेस देन बी, ऑलवेज लेस देन बी, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो आप देख लीजिए इन सारे ऑप्शनों में दिया गया है 4 + √3 जो कि अपरिमेय है, √7 भी अपरिमेय है, √8 भी अपरिमेय है। तो यहाँ डी को देखिए, √5 से √5 क्या हो, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा 6, तो 6 जो कि परिमेय संख्या है, अतः आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। डी एक परिमेय संख्या है, डी एक परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन डी है सही। अगला, द्विघात बहु इतना के शून्यक है, आपको बताना है कि इसके शून्यक कैसे होंगे। तो पहले आप इसको हल कर लीजिए, x² + 12x + 35 है, इसका फैक्टर कीजिएगा तो x + 5 × x + 7 = 35, यानी 7 आएगा। तो x का वैल्यू आएगा -5 और -7, जो कि दोनों माइनस में आएगा, दोनों माइनस में आएगा, तो दोनों ऋणात्मक, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, दोनों ऋणात्मक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन अपरिमेय है। अब देखना है कि अपरिमेय, अपरिमेय का मतलब है किसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो देखिए, प्रथम का 11 वर्गमूल होगा, दूसरे का 14 होगा, इसका 17 वर्गमूल होगा, इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, अतः अपरिमेय कौन है, ऑप्शन नंबर सी, √27 अपरिमेय है, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। अगला, बहुपद 5y² - 25 के शून्यक क्या होंगे। तो देखिए यहाँ 5y² - 25 का हल निकाल लीजिए, इसे 5 से डिवाइड करेंगे, या ऐसा कीजिए 5y² = 25 हो जाएगा, ठीक है, 5 से कटेगा तो क्या हो, 5 पर कट गया, तो y² आ गया आपका 5 आ गया, इसलिए y बराबर क्या होगा, √5 अर्थात +-5, यानी √+-5 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला, एक द्विघातीय बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल 3 तथा -14 है, तो 40 है, तो द्विघातीय बहुपद क्या होगा। तो यहाँ देखिए, अल्फा + बीटा का मान दिया गया है 3, अल्फा गुना बीटा का मान दिया है -40, तो बहुपद पूछ रहा है, तो बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा गुना बीटा बराबर 0। तो x² अल्फा + बीटा का मान 3 है, तो 3x, इसका मान 40 है, बराबर 0, तो x² - 3x - 40 = 0 आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए ए में दिया गया है, अतः आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कहते हैं युग्म समीकरण x + 12 = 4 तथा 2x + 4y = 8 का है, 8 का क्या है, माने एक हल है, दो हल है, कोई नहीं, अनगिनत। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कीजिएगा, दोनों का अनुपात निकाल के देखिएगा। जैसे x का यहाँ गुणांक क्या है, 1 है, यहाँ x का गुणांक क्या है, तो 1/2 आएगा। फिर y के गुणांक को देखिए, यहाँ y के गुणांक 2 है, यहाँ y के गुणांक क्या है, 4 है, तो 2 कटे 1/2 आएगा। और अचर पद देखिए, अचर पद यहाँ 4 है, यहाँ क्या है 8 है, 4/8 भी करेंगे तो 1/2, यानी प्रत्येक पद के गुणांक का मान 1/2 आ रहा है, 1/2 बराबर 1/2 बराबर, यानी सभी पदों के x के पद गुणांक का अनुपात, y के गुणांक का अनुपात और अचर पद के गुणांक का अनुपात, अचर पद का अनुपात, तो सबका मान बराबर है, अतः युग्म आश्रित है और इसका अनगिनत हल होगा, ऑप्शन डी में दिया गया, ठीक है। अगला, यदि बहुपद इतना के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान क्या होगा। तो यहाँ बहुपद दिया है और कहता है कि जो शून्यक है एक दूसरे व्युत्क्रम है, यानी एगो अल्फा है तो एगो क्या है 1/α है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मूलों का गुणनफल अल्फा गुना बीटा निकालेंगे, क्या होता है -b/a, तो b का मान क्या दिया है, c/a होता है, c का मान -b दिया है और a का मान दिया है 1, ठीक है। अल्फा से अल्फा कटेगा तो 1 बराबर क्या होगा -b, अर्थात b बराबर हो जाएगा -1, यानी आपका आंसर b का वैल्यू होगा -1, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। फिर से समझ लीजिए, एगो शून्यक मान लीजिए अल्फा और दूसरा मान लीजिए 1/α, तो शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे जी, तो इक्वल टू क्या होता है c/a, तो c का मान यहाँ -b दिया है, a का मान 1 दिया है, अल्फा से अल्फा कटेगा तो b का मान क्या आएगा -1 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, तो आपका ऑप्शन और बी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अर्धवृत्त का कोण होता है, तो आपको पता होगा कि अर्धवृत्त का कोण हमेशा क्या होता है, समकोण होता है, अर्धवृत्त का कोण हमेशा समकोण है। कैसे, देखिए जैसे एक अर्धवृत्त बना लीजिए और यहाँ कहीं भी पॉइंट लेकर के
इसको मिलाएंगे तो यहाँ 90 का कोण आता है, ठीक है। कहीं मिला दीजिए, मान लो कोई व्यक्ति यहीं पे पॉइंट ले लिया बी और बी को इससे मिलाया, तब यहाँ 90 डिग्री ही होगा, अतः अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। अगला, द्विघातीय समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 जहाँ ए नॉट इक्वल टू 0 के वास्तविक मूल्य नहीं है यदि, तो वास्तविक मूल्य कब नहीं होता है, जब डी लेस देन 0। अगर d का मान 0 से छोटा हो तो समीकरण का वास्तविक मूल्य संभव नहीं होता है। d लेस देन 0 का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। अगला, यदि अल्फा और बीटा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0 के मूल हो तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान बताइए। तो ऐसी कंडीशन में आप सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लीजिए, माइनस बी बाई ए करेंगे तो इस समीकरण को देखिए ध्यान से, माइनस 1 बाई क्या हो जाएगा 2, यानी 1/2 आएगा अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा गुना बीटा निकाले सी बाई ए तो माइनस 6 बटा 2 तो कितना आएगा -3, ठीक है। इतना आ गया, तो अब निकालिए 1 बटा अल्फा जो 1 बटा बीटा का मान, यहाँ एलसीएम क्या होगा अल्फा गुना बीटा हो जाएगा, तो बीटा प्लस अल्फा बाई अल्फा गुना बीटा, तो बीटा प्लस अल्फा का मान एक बार 2 आया था, इसका मान -3 आ रहा है, 3 जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 बटा क्या 3 दूना 6, 1 बटा -6 होगा आंसर, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। ऑप्शन डी 1 बटा -6 आंसर आपका सही है, ठीक है। अगला, समानांतर श्रेणी इतना का 21वां पद क्या होगा। तो देखिए समानांतर श्रेणी में जब भी पद का मान निकालना होगा तो आप याद कीजिए पहले ए का मान निकालिए, तो ए का मान क्या है -3 है, और डी का मान निकाल, डी बार दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 4 में से -3 घटाएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आएगा डी का मान 7 आएगा। तो आपसे कौन पद पूछता है 21वां पद, T11 पूछ रहा है, T11, तो T11 इक्वल टू क्या होगा a प्लस 20d हो जाएगा, ठीक है, a प्लस 20d। फिर से देख लीजिए, जो पद पूछेगा उससे एगो कम डी जोड़ेंगे, जैसे फिर से आप देख लीजिए, और T10 पूछता है तो क्या करेंगे a प्लस जोड़ देंगे 9d, T11 पूछेगा तो क्या करेंगे a प्लस 10d, जो पद पूछेगा उससे वो कम डी जोड़ेंगे। T21वां पूछता है तो क्या होगा a प्लस 20d कर देंगे, a का मान -3 है और 20 गुना d का मान 7, तो 7 दूनी 14, -3 प्लस 140, -3 प्लस 7 दूनी 14 140 हो गया, इसमें 3 घटा क्या 137, आपका आंसर होगा 137, जो कि ऑप्शन नंबर देख लीजिए किस में है, ऑप्शन डी में है, 137 आपका आंसर होगा, ठीक है। 21वां पद 137 हो जाएगा, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है, तो देख लीजिए इसमें से पहचानना है कि कौन द्विघात समीकरण है। तो आप सबसे पहले याद कर लीजिए द्विघात समीकरण में रूट एक्स को रूट में नहीं होना चाहिए, जो कि ऑप्शन इसमें दिया है, एक्स रूट में है अतः यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। और द्विघात समीकरण में एक्स को कभी बटा में नहीं होना चाहिए, तो इसमें एक्स बटा में है, यहाँ पर भी एक्स बटा में है, तो ये तीनों द्विघात समीकरण नहीं है। अब यहाँ शक हो रहा है कि यही तब द्विघात समीकरण होगा, तो आप इसको हल कर लीजिएगा, थोड़ा सा हल करेंगे, x³ माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ इसको a माइनस बी का होल ये कर दीजिए, a³ माइनस b³ माइनस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3ab स्क्वायर कर लेंगे, इसको करेंगे तो x³ x³ कट जाएगा, तो एक द्विघात समीकरण, देखिए x का स्क्वायर आ रहा है ना, तो एक द्विघात समीकरण आएगा 3x² माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यानी एक द्विघात समीकरण आएगा, जब इसको हल करेंगे x³ कटने के बाद एक द्विघात समीकरण आएगा जो कि ऑप्शन ए में है, आप इसे कर लेंगे, काफ़ी आसान है, ठीक है, ऑप्शन ए सही है। अगला, समानांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 0 है, यानी कौन सा पद 0 है, तो सिर्फ आप a का मान और d का मान निकाल लीजिएगा, और tn बराबर फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ tn का मान क्या 0 कहता है, a का मान 80 कह रहा है, n माइनस 1 इंटू डी का मान क्या कहेगा 76 में से 80 गया -4 हो गया, तो -4 को यहाँ क्या करेंगे 80 0 बराबर 80 है -4n आप +4 हो गया, तो 4 84 हो जाएगा, ठीक है, ये 84 हो जाएगा, तो हो गया 4n बराबर 84 हो गया, इसलिए n बराबर 4 दूना 21, यानी आपका आंसर हो जाएगा 21, 21वां पद शून्य होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। आप थोड़ा हल कर लेंगे अपने से, बी सही है। यदि समानांतर श्रेणी का समान पद इतना हो तो सार्व अंतर क्या होगा, तो सार्व अंतर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ जैसे देखिए समानांतर श्रेणी का पद दिया है 6 माइनस 4n, तो पहले t1 निकाल लीजिए, t1 निकालने के लिए n का संवेग रखेंगे, तो 6 माइनस 4 गुना 1 तो कितना आएगा 2 आएगा, फिर t2 निकाल लीजिए, 6 माइनस 4 गुना 2 तो 8, तो क्या आएगा -2 आएगा, और दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाइए, तो -2 में से 2 घटाएंगे, -2 माइनस क्या होगा 2 कितना आएगा -4, तो सार्व अंतर क्या होगा -4 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। इन t1 t2 निकाल लीजिए, दोनों को घटा लीजिए, तो -4 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, ठीक है। अगला,
निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी है? तो समानांतर श्रेणी किसे कहा जाता है? जिसके दो पदों का अंतर समान हो उसका समानांतर श्रेणी कहा जाएगा। तो देखिए ये तो कभी भी होगा ही नहीं, ये कभी हो ही नहीं सकता है। यहाँ देखिए दो पद का अंतर समान होगा, नहीं होगा। जैसे यहाँ पर दो पद का अंतर, जैसे 1 और 3 का अंतर 2 आ रहा है, लेकिन 3 और 9 का अंतर क्या 6 आ जाएगा, जो ये भी गलत है। यह बटा में दिया है, देख लीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए पदों घटा कर देख लेंगे, तो 1/2 में से 3/2 घटाएंगे तो क्या होगा, यह 3/2 1.5 हो गया, आधा हो गया, -1/2 हो गया। घटा कर देख लीजिए, दो पदों का अंतर कर लीजिए, ठीक है। तो 1/2 में से हम क्या करेंगे, 3/2 घटाएंगे तो कितना आएगा, दूसरा पद में पहला पद कर रहे हैं तो -2 बटा क्या हो गया 2, तो -1 आएगा। फिर दूसरा पद में से तीसरा में से दूसरा घटाएंगे तो -1/2 तो -2/2 दोनों बराबर, तो -1 आ गया। यानी यहाँ दो पद का अंतर समान हो रहा है, अतः आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। थोड़ा ये भी देख लीजिए, जैसे 4 में से 2 घटाते 4 + 2 क्या आता है 6 आता है, -6 में 4 घटाते क्या आता है 10 आ जाता है, ठीक है। अतः ये आपका ऑप्शन नंबर ए गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, ठीक है। यही है एपी में समानांतर श्रेणी में, ठीक है। अगला, मूल बिंदु का नियामक क्या होता है? तो ये तो थोड़ा काफ़ी सिंपल है, मूल बिंदु का नियामक 0 0 होता है, ऑप्शन डी सही है, ठीक है। अगला, यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR तथा QR बटा BC = 2/3, तो एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, तो हमेशा याद रखें कि दो त्रिभुज के अगर भुजाओं का अनुपात दिया गया हो और उसके क्षेत्रफल का अनुपात निकालना हो तो हम वर्ग कर देते हैं। तो वर्ग करेंगे तो इसका स्क्वायर कर लेंगे तो कितना हो 4/9 हो जाएगा, 4/9, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। यानी क्षेत्रफल का अनुपात भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर कर लीजिए। अगला, दी गई आकृति में x का मान बताइए। यहाँ आकृति दिया गया है और आपको इस x का मान निकालना है। तो देख लीजिए, यहाँ 60 है, त्रिभुज का कोण 2 कोण दिया है, तीसरा कोण निकाल लीजिए। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का फल 180 डिग्री होता है, तो 180 में से इन दोनों कोणों को जोड़ घटाएंगे तो 60 और 50 110, 180 में से 110 घटाएंगे कितना आएगा 70। तो इस कोण का मान निकल गया आपका 70। तो समूह कोण बराबर होता है तो x का मान क्या होगा 70 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है समूह कोण। देखिए दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, दोनों कोण बराबर होंगे। तो जब ये 70 हो गया तो ये भी x का मान क्या होगा 70 होगा। तो सी आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी 70 डिग्री। फिर कहता 26, बिंदुओं इतना तथा इतना को मिलान रेखाखंड का मध्य बिंदु। तो दोनों बिंदुओं को मिलान रेखा का मध्य बिंदु निकालना है। तो मध्य बिंदु का नियम क्या होता है, दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिएगा। जैसे प्रथम को प्रथम में जोड़िए, 0 को 8 में जोड़ेंगे, आधा करेंगे तो 0 + 8 8 का आधा क्या 4, और 6 + 0 करेंगे और 6 + 0/2 तो कितना हो जाएगा 3। इन 4 3 आपका आंसर हो जाएगा। इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, आधा कर दीजिए। तो आधा करेंगे तो 0 + 8/2 और 6 + 0/2, तो ये क्या हो गया 4 और 3 हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन देखिए 4 3 कौन, ऑप्शन नंबर डी में सही है। इन 4 3 आपका मध्य बिंदु ऑप्शन डी सही है, ठीक है। अगला, बिंदुओं 4 6 और 8 2 के बीच की दूरी। और दो बिंदु के बीच की दूरी क्या होता है, √d बराबर डिस्टेंस सूत्र हो गया। दो फर्स्ट नियामक का अंतर, तो 4 में से 8 घटाएंगे क्या आएगा 4 आएगा, फर्स्ट इसका स्क्वायर। और दूसरे नियामक का अंतर, तो 6 में से 2 गया, ये भी 4 आएगा, तो 4 का स्क्वायर। यानी फर्स्ट नियामक का अंतर मैं सेकंड नियामक का अंतर, तो 16 + 16 कितना आ गया √32। तो √32 का वर्गमूल क्या होगा 4√2। तो आपका ऑप्शन कौन है, ऑप्शन नंबर ए सही है। एंड जब भी दूरी निकालिएगा प्रथम नियामक का अंतर का स्क्वायर प्लस दूसरे नियामक के अंतर का स्क्वायर करके रूट कर देंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अब sin² 60 प्लस cos² 60, तो फॉर्मूला क्या होता है sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर क्या होता है 1। तो sin² 60 प्लस cos 60 उसी रूप में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी होगा 1 होगा। ऑप्शन सी आपका सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत हो तो रेखाएं कैसी होगी। तो आप याद रखें कि यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत होगा तो रेखाएं या तो प्रतिच्छेदी होगी या समपाती होगी, जो ऑप्शन डी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला दिया है, बिंदु -6 5/2 किस पाद में है, यानी किस कोऑर्डिनेट में है। तो यहाँ देख लें दोनों क्या है माइनस में है। आप पढ़े होंगे एक चीज़ यहाँ पढ़े होंगे आप कि कोऑर्डिनेट पे क्या होता है, फर्स्ट में दोनों प्लस प्लस होता है, सेकेंड में माइनस प्लस होता है, थर्ड में माइनस माइनस होता है और फोर्थ में प्लस माइनस होता है। तो माइनस प्लस किस में है, माइनस प्लस किस में है थर्ड में है। तो क्या किस कोऑर्डिनेट होगी, तृतीय चतुर्थांश में होगी, ठीक है। तो तीसरा में ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ठीक है। तो फर्स्ट में
प्लस प्लस, सेकेंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस और फोर्थ में प्लस माइनस। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है, यानी यह तृतीय में होगी। अगला, त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक इस पर बढ़ाया जाए कि कोण पी आर एस बराबर 120 डिग्री तथा कोण क्यू पी आर इक्वल 63 डिग्री, तो पी क्यू आर बराबर क्या होगा। तो देखिए त्रिभुज पहले बनाइए, एगो पी क्यू आर त्रिभुज बनाते हैं, पी क्यू आर हो गया, ठीक है। कहता है क्यू आर को एस तक बढ़ाते हैं, क्यू आर को कहाँ तक बढ़ाते हैं, एस तक, यहाँ मान लेते हैं एस हमने लिख दिया, बढ़ा दिए, तो पी आर एस इसका मान दिया है कितना, 120 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री। और क्यू पी आर इसका मान दिया है कितना, 63 डिग्री। तो पूछता है पी क्यू आर इसका मान पूछता है, तो दोनों का अंतर कर देंगे, 120 में से 63 घटाइए, 120 माइनस 63 कितना आ जाएगा, 57 आएगा। किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में आपका है, जो कि ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है, 31 का बी आंसर होगा, ठीक। आगे देखिए, यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा के समद्विभाजित करता है, यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज क्या होगा। तो देखिए, यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है, देखिए एक त्रिभुज होगा, इस कोण को जब समद्विभाजित करेंगे तो सामने वाला भुजा इसको आधा आधा कर देता है, तो त्रिभुज क्या होगा, समद्विबाहु, समबाहु या विषमबाहु। तो ऐसी स्थिति में हमेशा त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु होता है, दो भुजाएं हमेशा बराबर होती है, ठीक है। तो समद्विबाहु ऑप्शन नंबर ए सही है, समद्विबाहु, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला, त्रिभुज एबीसी में डी समानांतर बीसी, एडी बटा बी डी इक्वल टू 2/3, तो ए बटा ईसी का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ एक त्रिभुज बना दीजिए, त्रिभुज एबीसी बनाइए, हमने बना दिया ए बी सी, ठीक है। और डी कहता है, एगो डी है जो बीसी के समानांतर, मैंने डी लिख दिया। तो देखिए यहाँ दिया ए डी बटा डी बी, तो ए बटा ईसी पूछता है, तो दोनों मान बराबर होगा, ये और ये क्या अनुपात रेशियो बराबर होते हैं, तो इसका भी आंसर जो 2/3 दिया है तो इसका आंसर 2/3 ही होगा, ऑप्शन बी है, ये आपका सही होगा, 2/3 हो जाएगा, ठीक है। अगला, यदि त्रिभुज ए बी सी तथा डी एफ में ए बी बटा डी बी सी बटा एफ डी, तो ये समरूप होंगे जब, मैंने दोनों त्रिभुज कब समरूप होंगे, तो पहले आप त्रिभुज दो को बनाइए तो ज़्यादा समझ में आएगा, स्पष्ट होगा। त्रिभुज ए बी सी बना लेते हैं, ए बी सी, एगो त्रिभुज कहता है डी ई एफ, देख लीजिए डी ई एफ, ठीक है। तो देखिए ए बी अनुपात डी दिया है, तो ए बी और डी पर क्रॉस लगा लीजिए, डी हो गया, और दिया है ए बटा डी, आप बी सी बटा एफ डी, बी सी पर क्रॉस लगाइए और एफ डी पर मैंने क्रॉस लगाया। तो देखिए ए बी और बी सी के बीच में कौन कौन है, बी है, और डी और एफ डी के बीच में कौन है, कौन डी है, तो बी और डी बराबर होना चाहिए, बी और डी क्या होगा, बराबर होगा। इन दोनों भुजाओं के बीच में कौन कौन है, यहाँ डी मिलता है या बी मिलता है, और तब बी और डी बराबर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया गया है, तो सी सही है, ठीक है। अगला, दी गई आकृति में पी क्यू ओ केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है, यदि क्यू ओ क्यू बराबर 3 cm तो पी क्यू बराबर 4 cm, तो ओ पी का मान क्या होगा। तो देखिए फिगर में देख लीजिए क्या कह दिया, ओ क्यू का मान दिया गया है आपका कितना, 3, यह दिया है 3, और एक और दिया पी क्यू, यहाँ से यहाँ तक इसका मान दिया है 4, तो पूछता है इसका। तो देखिए यहाँ क्या होता है, 90 डिग्री होगा, तो समकोण त्रिभुज में कर्ण निकालना है, तो कर्ण इक्वल टू क्या होगा, √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मान आ जाएगा 5, इसका मान आएगा 5, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी में है, ठीक। कर्ण निकालिए, त्रिभुज में कर्ण क्या होता है, √, लंब स्क्वायर जो है स्क्वायर, तो 5 आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अब ध्यान से देखें, एक्स अक्ष से बिंदु इतना की दूरी, एक्स अक्ष से दूरी पूछ रहा है, ठीक है। तो कोई भी बिंदु दिया गया है, यदि एक्स अक्ष से दूरी पूछता है, तो देखिए यहाँ थोड़ा सा ऐसे बना दीजिए, ठीक है। यह एक्स अक्ष हो गया, और यह वाई अक्ष हो गया, यह एक्स डैश हो गया, और यह वाई डैश हो गया, और यह हो गया आपका एक्स डैश। तो यहाँ कोई बिंदु हम लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ कोई बिंदु मैंने ए ले लिया, ठीक है। तो यह जो दूरी होता है, यह वाई अक्ष दूरी होता है, और यह होता है एक्स अक्ष दूरी। तो एक्स अक्ष से दूरी पूछता है, तो यह क्या है, वाई के दिशा में, तो वाई नियामक होगा, और वाई अक्ष दूरी पूछता है तो एक्स नियामक होगा। तो एक्स अक्ष से दूरी पूछता है, इसका अर्थ है कि वाई नियामक, तो वाई नियामक कौन है, 12, तो आपका आंसर हो जाएगा 12, एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी, 12 होगी। यानी हमेशा याद रखिए, किसी बिंदु की अगर एक्स अक्ष से दूरी पर पूछता है तो वाई नियामक, और वाई अक्ष से दूरी पूछता है तो एक्स नियामक लिखेंगे, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला,
वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और इस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण क्या होता है। देखिए ये वृत्त हो गया, ठीक है। वृत्त के किसी बिंदु पर एक स्पर्श रेखा हमने खींच दिया, यहाँ मान लेते हैं बिंदु पी, खींची गई स्पर्श रेखा और इस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, यहाँ से एक त्रिज्या जाता है, के बीच का कोण, इसके यहाँ कितना कोण बनता है। तो हमेशा स्पर्श का त्रिज्या पर लंब होता है, ठीक है। तो यहाँ 90 कोण बनाया जाएगा, ठीक है। तो स्पर्श का त्रिज्या पर लंब होती है और तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, 90 डिग्री कोण बनाया जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है दी गई आकृति में टीपी टी क्यू दो स्पर्श रेखाएं हैं जो केंद्र ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार हैं कि कोण पी टी क्यू बराबर 50। तो पी ओ क्यू का मान बताइए। तो यहाँ फिगर ध्यान से देख लीजिए, फिगर में दिया है पी टी क्यू का मान दिया गया है 50। थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं तब इसको दिखाई देगा आपको। तो पी टी क्यू यहाँ मान दिया गया 50 दिया गया, ठीक है। तो पूछ रहा है आपको पी ओ क्यू यहाँ कितने डिग्री कोण बनेगा, ये आपको बताना है। तो देख लीजिए यहाँ जो इसके कोण का, यहाँ जो कोण यहाँ बन रहा है, इस कोण का मान हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात यहाँ याद रखिए, यहाँ कोण क्या हो जाएगा 90 डिग्री होगा, ये सब कोण क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा एक चीज़ याद रखेंगे कि यह क्या होता है, एक चतुर्भुज की तरह होता है, बना हुआ है और आमने सामने के कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। जैसे 90 का योगफल क्या होता है 180 हो गया, तो इसका भी योगफल क्या होगा 180। तो हम 180 में से क्या करेंगे 50 घटा लेंगे, तो कितना आएगा 130। तो आपका ऑप्शन नंबर ए में है सही, यानी यह आंसर हो जाएगा 130 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं हम, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर क्यू बराबर थीटा, पी क्यू बराबर 3 cm, तो पी आर बराबर 6 cm हो, तो थीटा का मान क्या होगा। अब दिए गए समकोण त्रिभुज में, ठीक है, यहाँ कोई समकोण त्रिभुज दिया नहीं, आप फिगर बना लीजिए, ऐसा हम फिगर बना लेते हैं, ठीक है। पी क्यू आर में दिया गया पी क्यू आर में कोण आर का मान थीटा देता है और पी क्यू बराबर 3, पी क्यू बराबर दिया है 3 और पी आर बराबर 6, इसका मान दिया 6, ठीक है। तो किसका पूछ रहा है कोण, तो यहाँ दिया गया है दो ही भुजाएं दी गई है, ठीक है। ओ इसका मतलब 1 मिनट 1 सेकेंड, फिगर दिया गया है, ओ यहाँ तो फिगर दिया गया है, 1 सेकेंड हम फिगर नहीं देखे। तो देखिए फिगर यहाँ थोड़ा सा एक बार ध्यान से देख लीजिए, मैंने फिगर नहीं देखा था, तो फिगर ऑलरेडी दिया गया है, हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ सब कुछ दिया हुआ है, तो यहाँ पूछ रहा है कि थीटा का मान क्या होगा। तो जब ये समकोण त्रिभुज है, जब ये समकोण त्रिभुज थीटा का मान निकालना है, तो सिंपल से आप क्या कीजिए, यहाँ क्या कीजिए, यह 3 और 6 दिया है ना, तो यह क्या कर्ण है और क्या है, अगला क्वेश्चन है दिए गए समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी आर क्यू बराबर थीटा, पी क्यू बराबर 3 cm तथा पी आर बराबर 6 cm, तो थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ त्रिभुज बनाया गया है, ठीक है, आपसे थीटा का मान पूछ रहा है। तो आप देख लीजिए त्रिभुज क्या क्या दिया गया है, यह कर्ण दिया है और लंब दिया है। तो कर्ण और लंब दिया, तो लंब बटा कर्ण क्या होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू लिख दे 3/6, तो 3/6 कटेगा, साइन थीटा बराबर क्या आ गया 1/2, साइन थीटा बराबर 1/2 आ गया, 1/2 साइन में कितने डिग्री का मान है साइन 30 का मान, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा 30 डिग्री, थीटा का मान हो जाएगा आपका 30 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया थीटा का मान हो जाएगा आपका 30 डिग्री। देख लीजिए यहाँ ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। केवल देखिए क्या क्या दिया गया उसके अनुसार बनाइए। अगला देखिए कहता है यदि tan a बराबर 3/4, तो cos a का मान क्या होगा, ठीक है, 3/4 दिया गया। तो आप सिंपल पढ़े होंगे, ऊपर वाले को p बोलते हैं, नीचे वाले को 10 में b बोलते हैं, तो h निकाल लीजिए, h क्या होगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना आएगा 5 आ जाएगा। तो अब क्या पूछ रहा है cos a का मान, तो b/, क्या होगा h, b का मान कितना है 4, h का मान कितना है 5, 4/5, ऑप्शन नंबर बी में है 4/5, तो आपका आंसर हो गया 4/5, ऑप्शन बी सही है। अगला cot 44/10 46, तो देखिए 44 का योगफल क्या होगा 90 होगा। अगर ऊपर और नीचे दोनों का योगफल 90 आता हो तो उसका मान 1 होता है, तो ऑप्शन डी में दिया गया है। यानी किसी एक को चेंज कर लेंगे, चेंज करेंगे तो दोनों कट जाएगा,
ठीक है, तो इसका मान 1 आ जाएगा। यानी ट्रिकली याद कीजिए, दोनों का योगफल 90 आता है तो उसका मान 1 होगा और 10 कॉट में बदलता है, इस कारण से ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक होगा? अब देखिए सबका मान निकालना पड़ेगा आपको। 10 45 का मान 1 होता है, sin 45 का मान 1/2 होता है, 37 का मान 1/2 होता है और cos 90 का मान क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, cos 90 का मान नहीं 0, cos 90 का मान 0 होता है, 0 होता है। अब देखिए कहता है किसका मान सबसे अधिक है इसमें, तो 10 45 का मान सबसे अधिक है, 10 45 का मान सबसे अधिक है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो गया? ए सही हो गया, 42 का ए है सही। अगला, यदि एक वृत्त का परिधि 88 सेमी तो इसका त्रिज्या क्या होगा? वृत्त का परिधि दिया है तो आपको परिधि का सूत्र याद होगा, 2πr याद होगा इक्वल टू 88। ठीक है, तो 2 इंटू पाई का मान क्या होगा? 22/7, r इक्वल टू क्या हो गया? 88, यानी क्या हो जाएगा? 44 बटा, तो ये हो गया आपका 44r/7 इक्वल टू 88। तो 44 दूना 88, r इक्वल टू क्या होगा? 7 दूना 14, यानी आपका आंसर होगा 14 cm। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। ठीक है, अगला, यदि त्रिभुज पी क्यू आर में r पर समकोण है, पी क्यू आर पर समकोण है तो साइन p प्लस क्यू का मान क्या होगा? जब r पर समकोण है यानी ये कोण 90 हो गया तो शेष दो कोण का योगफल 90 डिग्री होगा, तो साइन 90 का मान क्या होता है? 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। यानी त्रिभुज में ये कोण 90 दे ही दिया समकोण, तो शेष दो कोण का योगफल 90 होगा, तो साइन p प्लस क्यू तो यानी साइन 90, तो साइन 90 का मान क्या होगा? 1 होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 1 होगा आपका आंसर। ठीक है, अगला, यदि अल्फा बटा 4 इक्वल टू 15 डिग्री तो √3 कोसेक अल्फा का मान। तो देखिए यहाँ आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करते हैं, इसको क्रॉस कर लीजिए। अल्फा का मान निकाले 15 चौका 60 हो गया, 60 हो जाएगा ना। यहाँ अल्फा का मान निकालें, क्रॉस करेंगे तो 15 चौका 60 हो गया। तो यहाँ लिखेंगे √3 कोसेक 60। कोसेक 60 का मान क्या होता है? कोसेक 60 का मान होता है 2/√3, 2/√3 कर देगा, √3 हो जाएगा आपका आंसर 2, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। ठीक है, यानी ये समझ में आया ना। अल्फा बटा 4 दिया है 15, तो अल्फा का मान निकालेंगे तो 15 चौका 60 है ना होगा जी, 60 का मान रख दीजिए, कोसेक 60 का मान हो गया। अगला 46, यदि R1 तथा R2 त्रिज्या वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफल का योग r त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल बराबर हो तो क्षेत्रफल दिया गया है, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? πr1², दूसरे का होगा πr2² इक्वल टू क्या होगा? पाई बड़का r² कर दीजिए। ठीक है, बड़का r², यहाँ r दिया है तो पाई कैंसिल होगा, तो r² बराबर हो जाएगा r² बराबर r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? सी में दिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही है आपका। अगला, साइन 90 - a इक्वल टू क्या होता है? कॉस ए होता है, यानी साइन 90 - थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ऑप्शन नंबर डी में जो है यह सही है। अगला दिया 48, एक 15 सेमी लंबी सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शीर्ष तक पहुंचती है। ये सीढ़ी दीवार के साथ 60 का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई, तो आप ऐसे एक फिगर बना दीजिए, ऐसे एक फिगर बना लीजिए। ठीक है, 15 सेमी इसका ऊंचाई सीढ़ी दिया है, ABC मान लीजिए, ABC। दीवार सीढ़ी दीवार के साथ 60 का, ऊपर यहाँ 60 का कोण बनाती है, तो दीवार की ऊंचाई क्या करेंगे? x मान लेंगे। तो आप देखिए क्या क्या दिया गया, यानी आपको x का मान निकालना है, कर्ण दिया है और आधार दिया है, तो आधार बटा कर्ण क्या हो? cos थीटा। तो cos 60 का मान क्या हो जाएगा? x/15, cos 60 इक्वल टू x/15 आ गया, cos 60 इक्वल टू x/15। cos 60 का मान क्या होता है? 1/2 होता है, 1/2 क्रॉस करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 15/2, यानी 7.5 आपका आंसर होगा, 7.5। किस में ऑप्शन? ऑप्शन बी है, 7.5 मीटर। ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है, अगला, कॉट 1 डिग्री इंटू कॉट 89 डिग्री का मान क्या होगा? तो देखिए 1 और 89 जोड़े 90 होगा, तो इसका मान 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में सही है, क्योंकि कॉट क्या होगा? 10 में बदलेगा, कॉट थीटा गुना 10 थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अगला, आर त्रिज्या वाले गोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आर त्रिज्या वाले गोला के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr² होता है। ऑप्शन डी ये फॉर्मूला है, आप याद कर लेंगे, 4πr²। ठीक है, अगला, यदि 6, 8, 9 x तथा 13 का मान 10 हो तो x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा? तो देखिए मान निकालेंगे हम क्या करेंगे? 6 + 8 + 9 + x + 13 बटा 1 2 3 4 5 5 इक्वल टू 10 कर दीजिए। सबको जोड़कर 10 से डिवाइड कीजिए, तो सब जोड़ेंगे 6 8 6 14, 14 और 9 क्या हो जाएगा? 14 गो और 9 गो 23, 23 गो और 13 को जोड़ेंगे
23 13 36 और प्लस एक्स, 36 प्लस एक्स बराबर क्या हो गया 5 से 50, तो 36 जाएगा घट जाएगा, तो एक्स बराबर 50 माइनस हो जाएगा 36, तो 50 में 36 घटा कितना बचा 14। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, अगला देखिए, यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दोगुनी हो जाती है तो शंकु का आयतन क्या होगा। शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दोनों को दुगुना कर दिया जाता है तो आयतन क्या होगा। तो देखिए शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ऊंचाई को दुगुना कीजिए और त्रिज्या को दुगुना कीजिए, ऊंचाई और, तो 1/3 पाई तो रहेगा ही, त्रिज्या करेंगे तो 2r का स्क्वायर कर देंगे और इंटू 2h, तो कितना दूना 4 हो जाएगा, यहाँ 2 4 दूना 8, यानी 8 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा आयतन 8 गुना हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है आपका, 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वितरण के लिए इतना बहुलक वर्ग सीमा क्या है। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या है। तो पहले बहुलक वर्ग पता करेंगे, तो बहुलक वर्ग पता कैसे कर देखते हैं, सबसे बड़ा बराबरता कौन है। तो सबसे बड़ा बराबरता कौन है 22, तो 22 के सामने वाले वर्ग को बहुलक वर्ग कहा जाता है और इसके निम्न सीमा को, पहले वाले अंक को बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, यानी 15 आपका आंसर होगा। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कौन हो गई 15, यानी सबसे बड़ा बराबरता देखिए और उसके वर्ग के छुटका मान जो होगा वो निम्न सीमा कहलाएगा, यानी 15 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। आपको बताना है कि किसका मान आप आलेख से नहीं निर्धारित कर सकते हैं, माध्य, माध्यक, बहुलक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रहे आलेख के माध्यम से माध्यक भी रिप्रेजेंट किया जाता है, बहुलक भी, और माध्य नहीं। माध्य क्योंकि एवरेज है तो एवरेज को आलेख के माध्यम से नहीं निकाला जा सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है कि माध्य को आलेख के माध्यम से नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला, दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है तो उनके कोरों का अनुपात क्या होगा। तो घन के आयतन का अनुपात दिया है और कोण का अनुपात निकालना है तो इसका घनमूल निकालेंगे, तो 1 का घनमूल क्या होगा 1 होगा और 27 का घनमूल क्या होगा 3 होगा, यानी आपका आंसर होगा 1:3, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो घनमूल निकाल लेंगे, आपका कोण का अनुपात निकल जाएगा जो कि ऑप्शन सी में है 1:3। अगला है, यदि tan थीटा 1 तो थीटा का मान क्या होगा। तो अब याद करिए tan में कितने डिग्री का मान 1 होता है, तो 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो tan 45 का मान 1, यानी थीटा का मान 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि tan 45 बराबर क्या होता है 1 होता है, अतः ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। अगला, एक्स भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी यदि किसी त्रिभुज का भुजा x हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो याद रहे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए बी में है √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी यह सूत्र है जिसको आप याद रखेंगे, ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है, अगला, 52 ताश के पत्तों की गड्डी को अच्छी तरह से फेंट कर उसमें से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है तो रानी आने की प्रायिकता। तो आप देखिए 52 ताश के पत्तों में 4 राजा और 4 रानी होती है। ठीक है, तो रानी की प्रायिकता निकालना है तो 4 बटा क्या होगा 52, क्योंकि 52 में 4 गो रानी होती है, तो 13 का 52 यानी 1/13 हो जाएगा आंसर, कौन सा ऑप्शन में डी में, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है 1/13 आंसर। अगला, यदि p बराबर 0.08 तो पीई डैश का मान, तो जब भी डैश का मान निकालना हो तो 1 में से सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो पीई डैश बराबर हो जाएगा 1 - 0.08। ठीक है, तो 1 में से 0.08 घटा लीजिए तो क्या आएगा 0.0, देख लीजिए घटा करके आप ऐसे करिए ना 1.00 कर देंगे तो 0.08 घटाना है तो यह 2 आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा 9 आएगा, 0.92 हो जाएगा आंसर 0.92, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, 0.92 ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है, अगला, 1 + tan स्क्वायर थीटा बटा 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे, 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, अब बटा हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, तो सेक को बदलेंगे 1/cos और कोसेक को 1/sin, तो sin बटा cos हो जाएगा, sin बटा cos क्या हो जाएगा tan थीटा, यानी tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका आंसर tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन में है देख लीजिए, tan स्क्वायर थीटा किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अगला, 0.5 के ऊपर रेकरिंग दिया गया है तो इसका मान क्या होगा। आप देख लीजिए 0.5 एगो अंक के ऊपर रेकरिंग दिया है तो आप अंक पूरा लिखिए बटा 9। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है,
काफ़ी सिंपल, 5/9 होगा, ऑप्शन नंबर ए में है सही। यानी एक अंक के ऊपर जब ही रेगनिंग हो तो अंक जो कहते हैं लिखिए बटा 9 कर दीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं, बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस 12 का घात क्या होगा। घात माने पावर, तो इसमें सबसे महत्तम पावर कितना है 2, तो आपका आंसर हो जाएगा 2। x का महत्तम पावर 2 है तो 2 होगा आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी सही है। √7 क्या है, तो याद रहे रूट में 7 है तो ये अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी सही है। √7 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। अगला x इंटू x² प्लस 2x का मल्टीप्लाई, तो x में x गुना करेंगे तो x क्यू हो गया प्लस 2x² यानी x³ प्लस 2x², कौन सा ऑप्शन नंबर ए है, यही सही होगा, x³ प्लस 2x², ऑप्शन ए सही है, ठीक। 28 तथा 72 का मौसा क्या होगा, तो मौसा तो आप सिंपली निकाल सकते हैं 28 और 72 का मौसा, ठीक है। तो इस तरह कटाकर निकाल सकते हैं, तो 2 14 दूना 28 और क्या होगा 36 दूना 72, फिर कटाइए 2 से 7 दूना 14 18 दूना 36 और भाई नहीं कटने वाला है, ठीक है। तो देखिए ये 2 और 2 से कटा तो 7 दूना 4 मौसा होगा, इसका मौसा हो जाएगा 4, ठीक है। नहीं आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मौसा 4 हो जाएगा 28 और 72 का, यानी 4 से दोनों डिवाइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला बहुपद x² माइनस x प्लस 1 के शून्यकों का योग क्या होगा, तो शून्यकों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो माइनस माइनस 1/1 तो क्या होगा 1 होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, ए आपका ऑप्शन नंबर सही है, ठीक है। अगला √2 का स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू क्या होगा, तो 0 होगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 माइनस 2 कितना आएगा 0, ऑप्शन नंबर देख लीजिए बी आपका सही है, ठीक है, ऑप्शन बी सही है। ध्यान से बनाइए x प्लस वाई बराबर 3 और 3x माइनस 2y बराबर 4 का हल क्या होगा। दोनों समीकरण को सिंपली आप हल कीजिए, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 3 दिया है, ठीक है, और 3x माइनस 2y इक्वल टू क्या दिया है 4 दिया, इसको हल करना है। तो ऊपर में 2 से साधारण गुना कर दीजिए, क्या होगा 2x प्लस 2y हो जाएगा इक्वल टू 6 हो जाएगा, इससे कट जाएगा तो कितना हो गया 5x बराबर कितना हो गया 10, तो x का मान कितना आ गया 2, x का मान हो गया 2, 2 इसमें रखेंगे तो y का मान आ जाएगा 1, x का मान 2 और y का मान 1 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, ठीक है। अगला यदि बहुपद x² y² माइनस y माइनस 6 के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा गुना बीटा, तो अल्फा गुना बीटा क्या होता है c बटा a, तो c का मान क्या है -6, a का मान 1 तो -6 हो जाएगा आंसर -6, ऑप्शन नंबर बी है, ये आपका सही है, ठीक है। अगला दिखा समीकरण इतना का विविक्तर क्या है, यानी डी का मान पूछ रहा है, डी बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac, ठीक है। तो b यानी -5 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1, c का मान 300, ठीक है। तो 25 अब प्लस 4 3 1200, तो 1225 होगा आंसर, 1225 कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए है 1225, ठीक है, काफ़ी सिंपल है। अब कहता है समानांतर श्रेणी इतना का सार्व अंतर क्या होगा, समानांतर श्रेणी इतना का सार्व अंतर क्या होगा। तो देखिए सार्व अंतर निकालने के लिए हम क्या करते हैं दूसरे पद में से पहले पद को घटा लेते हैं। तो यहाँ दूसरा पद क्या है √50 है और माइनस क्या है √18, तो √50 का वर्गमूल क्या हो 5√2 होगा और 18 का 3√2, तो 5 में 3 क्या 2√2 होगा आंसर, 2√2 होगा, ऑप्शन कौन होगा बी, ठीक है। अगला यदि y² प्लस 1 बटा y² इक्वल टू 14 तो y प्लस 1 बटा y का मान बताएं। तो देखिए हम क्या करेंगे यहाँ इसी को हल कर लीजिए, y² प्लस 1 बटा y² दिया है ना, तो या इसका जब मान निकालना है तो इसे कीजिए y प्लस 1 बटा y का होल स्क्वायर बराबर थोड़ा सा हल कर लेते हैं, y² प्लस होगा 1 बटा y² माइनस प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मान तो निकालना है, तो इसका मान क्या दिया है 14 दिया है, 14 प्लस क्या हो जाएगा 2 तो 16 हो जाएगा, तो स्क्वायर चला जाएगा तो 16 का वर्गमूल कितना होगा 4 × 16, यानी आपका आंसर 4 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सत्य है, ठीक। जहां आपको कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको फिर से बताऊंगा, ठीक है। जिस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो उस क्वेश्चन को पर्सनली मैं वीडियो बनाकर आपको दूंगा, ठीक है। ये समानांतर श्रेणी का इनवा पद 6n-2 हो तो पहले पद का मान क्या होगा, प्रथम पद t1 पूछता है, तो यहाँ n के स्थान पर 1 रख दीजिए, 6 × 1 - 2 तो क्या होगा 4, तो क्या होगा t1 पूछ रहा है, तो t1 बराबर 6 × 1 - 2 तो क्या होगा 4, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, ठीक है। अगला
बिंदु माइनस 6 10 का कोटि क्या होगा? तो देखिए प्रथम को भुज कहा जाता है, दूसरे को कोटि, तो कोटि का मान 10 हो गया। ऑप्शन बी है 10, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, प्रथम को भुज और दूसरे को कोटि कहा जाता है, याद रखें। तो कोटि का मान 10 हो गया। अगला सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का मान, तो ये तो सिंपल फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सत्य है। ठीक, चलिए हम देख रहे हैं कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होते जा रहा है, तो आज हम लोग 75 क्वेश्चन को ही देखते हैं और अगले वीडियो में बाकी क्वेश्चन को मैं बताऊंगा। आप तब तक इतने प्रश्नों को अच्छा से पढ़िए और फिर अगले वीडियो में मैं शेष क्वेश्चन को दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।